नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में बेलगाम कोरोना केस पे 27% की भारी उछाल। 24 घंटों में 2,47,000 से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन से 5,488 लोग संक्रमित। दिल्ली में पेयजल संकट। यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा। राजधानी के 40% इलाकों में सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में फिर से कोरोना का कहर। 27,561 नए मामले आए सामने। 40 मरीजों की मौत। बेसमेंट की खुदाई करते समय दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, लेंगे ताजा हालात की जानकारी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले भी सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13.11% है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 52,697 ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई है। आंकड़ों की माने तो कल 84,825 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 154 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 76,32,024 डोज लोगों को दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 154 करोड़ 61,39,465 डोज जो है वो लोगों को मिल चुकी है। यमुना नदी में एक बार फिर अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। यमुना नदी से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र में अमोनिया युक्त पानी साफ करने में हाथ खड़े कर दिए और इस कारण इन संयंत्रों में पानी का उत्पादन गिर गया है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली समेत दिल्ली के करीब 40% इलाके में बुधवार को दोपहर बाद पेयजल संकट पैदा हो गया। पिछले कई दिनों से हरियाणा के विभिन्न शहरों से यमुना नदी में निरंतर अत्यधिक रासायनिक कचरा बहाया जा रहा है। इस कारण यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है और बुधवार को वजीराबाद बैराज में अमोनिया का स्तर काफी अधिक हो गया है। लिहाजा यमुना नदी से जुड़े वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र में पानी का उत्पादन कम होना शुरू हो गया है। इसका सीधा असर शाम को पेयजल आपूर्ति पर पड़ना आरंभ हो गया है और यमुना नदी में अमोनिया का स्तर कम नहीं होते तक इस संयंत्रों में पानी का उत्पादन भी प्रभावित रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने गुरुवार को भी अनेक इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंका जताई है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार बुधवार से नई दिल्ली के तमाम इलाकों के अलावा सिविल लाइंस, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगरी, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, प्रहलादपुर, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग में पानी का जो है उत्पादन वो ना के बराबर रहेगा। आसपास के क्षेत्रों में पेयजल भी संकट पैदा हो गया है। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मामले से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने उनसे यमुना नदी में रासायनिक कचरा आने से रोकने का भी आग्रह किया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोविड के 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 40 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई है। पिछले साल 10 जून को संक्रमण से हुई 44 लोगों की मौत के बाद बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 40 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर भी पिछले साल 4 मई के बाद सबसे ऊंची है। बुधवार को एक दिन में 27,561 नए मामले सामने आए
इससे पहले 30 अप्रैल को शहर में कोविड के 27,047 नए मामले सामने आए थे। जनवरी के पहले 12 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले 133 लोगों में ज्यादातर अन्य बीमारियों से लोग ग्रसित थे। हालात के मद्देनजर सरकार ने मंगलवार को सभी अस्पतालों को परामर्श जारी कर सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश दिए थे। अन्य बीमारी से ग्रस्त कोविड मरीजों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा कराया जाए। शहर में फिलहाल कोविड के 87,445 मरीज जो है वो उपचाराधीन है, जिनमें से 56,991 गृह पृथकवास यानी कि आइसोलेशन में है। वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस के 1700 से अधिक कर्मी 1 जनवरी के बाद से कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी है। उन्होंने कहा है कि पात्र लाभार्थियों को बूस्टर खुराक देने के लिए पुलिस मुख्यालय में विशेष शिविर लगाई गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 1700 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। सभी की हालत लेकिन ठीक है और वे पृथकवास में हैं। ठीक होने के बाद वे सभी ड्यूटी पर आएंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 26 में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों में से 2 की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के डी ब्लॉक में एक मकान में निर्माणाधीन कार्य चल रहा था। यह मकान दिल्ली पुलिस सहायक आयुक्त आनंद सागर का है। उस मकान में बेसमेंट में खुदाई हो रही है। उन्होंने बताया कि खुदाई के समय बेसमेंट की दीवार अचानक से गिर गई, जिससे मलबे में भरत, पुष्पा, माया तथा रामेश्वरी दब गए। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग व पुलिस की टीम ने मिट्टी के ढेर से दबे मजदूरों को बाहर निकाला तथा उन्हें उपचार के लिए नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। अपर उपायुक्त ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पुष्पा तथा भरत पटेल की उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। बाकियों का इलाज किया जा रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि गुरुवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। वहीं इससे पहले बीते रविवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने का मिशन मोड में किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान भी किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस महामारी के फैलने के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश में प्रतिबंधों को और कड़े जो है उनको किया भी जा सकता है। संभवतः इस बैठक में लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पीएम मोदी ही ले सकेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हालात जो है वो तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में बेलगाम कोरोना केस पे 27% की भारी उछाल। 24 घंटों में 2,47,000 से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन से 5,488 लोग संक्रमित। दिल्ली में पेयजल संकट। यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा। राजधानी के 40% इलाकों में सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में फिर से कोरोना का कहर। 27,561 नए मामले आए सामने। 40 मरीजों की मौत। बेसमेंट की खुदाई करते समय दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, लेंगे ताजा हालात की जानकारी। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman.
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारिश के कारण इन राज्यों में और भी ठिठुरन बढ़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर के आसार जताए गए हैं। उड़ीसा में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बुधवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान और भी अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया है। मौसम विभाग ने आज सुबह ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र और करनाल के अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरपुर और शामली के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के मेरठ में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 14 जनवरी तक हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और विदर्भ में इस दौरान मध्य बारिश हो सकती है। वहीं अन्य इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब नीचे से ऊपर तक स्वर्ण आभा से दमकता नजर आएगा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के शिखर के बाद अब गर्भगृह की दीवार स्वर्ण मंडित होंगी। वहीं बैकुंठ महादेव के शिखर को भी स्वर्ण पत्थरों से मढ़वाया जाएगा। घिसने से कमजोर हो चुके बाबा के मूल स्वर्ण शिखर पर नए सिरे से गोल्डन कोटिंग कराई जाएगी। गर्भगृह की दीवारें और शिखरों को स्वर्ण मंडित कराने की बहुप्रशिक्षित योजना को हरी झंडी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह, शिखर और बाहरी दीवारों पर स्वर्ण पत्थर मढ़ने की तैयारी भी की जा रही है। देश भर के कुछ दानदाताओं ने मंदिर को स्वर्ण मंडित कराने के लिए अपना प्रस्ताव भी दिया है। मंदिर प्रशासन दानदाताओं के प्रस्ताव पर विचार भी कर रहा है। 6 साल पहले बनी इस योजना पर 42 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था और तब मंजूरी भी मिल गई थी। अब शासन ने स्वर्ण शिखर और दीवारों पर अतिरिक्त भार सहने की क्षमता की रिपोर्ट मांगी है और बीएचयू आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अतिरिक्त भार सहने योग्य इन्हें नहीं माना था। कश्मीर संभाग के कुलगांव जिले में बुधवार को शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ गुरुवार सुबह तक चली। इसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का आतंकी मारा गया है। उसकी पहचान बाबर भाई के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान का रहने वाला था। शोपिया और कुलगांव में साल 2018 से सक्रिय था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में जम्मू निवासी पुलिसकर्मी रोहित चिर्फ शहीद भी हो गए हैं। साथ ही सेना के 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। उनको उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस को पारीवान इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बाबर को भी मार गिराया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी बाबर मारा गया है, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। सेना के 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल हुए हैं, लिहाजा इनका इलाज किया जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सप्ताह भर के दौरे के लिए 14 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगी। अपने दौरे के दौरान वह 15 जनवरी को अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बंडित स्थित निवास में होने वाली गुप्तचार गठबंधन की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव के चलते फील्ड दौरों से परहेज करेंगी। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। 15 जनवरी को गुप्तकार गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा दौरे के दौरान उनके प्रमुख कार्यक्रमों में पीडीपी की युवा इकाई की अधिवेशन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन में होगा। और पार्टी नेताओं के अनुसार महबूबा मुफ्ती जम्मू संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी रणनीति पर भी चर्चा करेंगी। महबूबा मुफ्ती के दौरे को सफल बनाने के लिए जम्मू संभाग में पार्टी नेताओं की बैठक का दौर जारी है। नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कलह के कारण एक बार फिर प्रत्याशियों की पहली सूची टल गई है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए अब तक 6 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। अब गुरुवार को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली सूची पर फैसला लेंगी। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने के लिए अब तक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में लगभग 40 से 50 नामों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। इस बार भी पार्टी द्वारा सूची जारी नहीं की जा सकी। इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस की वापसी की उम्मीद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से बाहर करने और सूबे में अनुसूचित जाति के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी की जोड़ी सत्ता वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस बीच सीटों को लेकर सिद्धू और चन्नी के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा तक पार्टी नहीं कर पा रही है। हाल ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकों में नामों पर मंथन के बावजूद केंद्रीय चुनाव समिति से एक की भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे सिद्धू और चन्नी का अपनी पसंद के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की मांग है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इससे पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में बेलगाम कोरोना केस पे 27% की भारी उछाल। 24 घंटों में 2,47,000 से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन से 5,488 लोग संक्रमित। दिल्ली में पेयजल संकट। यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा। राजधानी के 40% इलाकों में सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में फिर से कोरोना का कहर। 27,561 नए मामले आए सामने। 40 मरीजों की मौत। बेसमेंट की खुदाई करते समय दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, लेंगे ताजा हालात की जानकारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में संतों पर दर्ज मुकदमों की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश का कानून सभी के लिए समान है, लेकिन साक्षी महाराज कुछ कहें तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। वहीं इमाम बुखारी और असुद्दीन ओवैसी विवादित टिप्पणी करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी संतों पर दर्ज मुकदमे दर्ज जो हैं वो नहीं होने चाहिए। रेलवे रोड स्थित श्री भगवान भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने धर्म संसद मामले में संतों पर दर्ज मुकदमों पर सवाल उठाए। साक्षी महाराज ने कहा कि भारत का संविधान सभी के लिए बराबर है। अगर कोई गलती करता है तो वो निश्चित तौर पर गलत है। कार्रवाई के दौरान भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी खुलेआम 15 मिनट के पुलिस हटाने पर बहुसंख्यक समाज को देखने की चुनौती देते हैं। ओवैसी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएं, नरेंद्र मोदी पहाड़ पर चले जाएं, तो फिर कौन बचाएगा। बहुसंख्यक समाज को यूं चुनौती देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ भाषण देने पर इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन धर्म संसद में शामिल हुए तो संत जो राजनीति नहीं जानते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एलएसी पर चीन से हुए विवाद को भारतीय सेना आपदा में अफसर के तौर पर उसने लिया है, जिसके चलते सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हथियारों की खरीद में तेजी आई है और सेना ने अपनी ऑपरेशनल खामियों को दूर कर अपनी रणनीतियों की समीक्षा भी की है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ये जानकारी दी। सेना दिवस से पहले बुधवार 12 जनवरी को थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सालाना वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जनरल ने कहा कि
बादल में आशा की एक किरण काफी होती है। उत्तरी सीमा पर संकट में भी एक उम्मीद की किरण थी। हमने इस संकट का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने, सैद्धांतिक समीक्षा करने और आपातकालीन और फास्ट ट्रैक खरीद के माध्यम से परिचालन संबंधी खामियों को दूर करने के अवसर के रूप में किया है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने LAC पर जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसका जवाब देने के लिए भारत ने भी उत्तरी सीमा पर बुनियादी ढांचे का व्यापक तरीके से विकास किया है, जिसमें भारत चीन सीमा पर सभी मौसम के लिए सड़कें, सामरिक रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र पर अतिरिक्त पुल, मौजूदा पुलों का अपग्रेडेशन और सुरंगें शामिल हैं। इसके अलावा आपूर्ति ईंधन और गोला बारूद के स्टोर भी तैयार किए गए हैं। दोहरे उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। पुलिस और PAC के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मच गया है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। मेले में अभी श्रद्धालुओं को आना शुरू नहीं हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही 17 जनवरी को पूर्णिमा से 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा व श्रद्धालु यहाँ कल्पवास करेंगे। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया है। सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट भी हो सकता है। कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले। मेला क्षेत्र में अभी भी बिना रोक टोक के तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। मेला क्षेत्र के साथ ही जिले में 379 लोगों के रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। प्रयाग जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,500 के पार हो गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब बेकाबू हो रहा है। इस बीच भारत बायोटेक ने दावा किया है कि एक अध्ययन से पता चला है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण को रोकने की क्षमता है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा है कि एमोरी यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन में यह प्रदर्शित हुआ है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की बूस्टर डोज शुरुआती 2 डोज के 6 महीने बाद ही दी गई, उसमें SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बनती नजर आई है। पूर्व के अध्ययनों से SARS-CoV-2 के अन्य वेरिएंट अल्फा, बीटा, डेल्टा, जीटा और कप्पा को रोकने में कोवैक्सीन की प्रभाव क्षमता प्रदर्शित हुई थी। अध्ययन के नतीजों का जिक्र करते हुए भारत बायोटेक ने कहा है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई है, उनमें से 90% से अधिक से में संक्रमण को रोकने वाली एंटीबॉडी प्रदर्शित हुई है। प्रयोगशाला विश्लेषण का नेतृत्व करने वाले एमोरी वैक्सीन सेंटर के सहायक प्राध्यापक मेहुल सुथार ने कहा है कि विश्व भर में ओमिक्रॉन ने एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता पैदा की है। प्राथमिक विश्लेषण से प्राप्त डेटा प्रदर्शित होता है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज लेने वाले व्यक्ति में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा क्षमता पैदा हुई है। मकर संक्रांति पर्व पर जापान से सूर्य नमस्कार सबसे पहले शुरू होगा और फिर यह भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में भी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग सूर्य नमस्कार के लिए पंजीकरण करा रहे हैं और इन लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोचेता ने भी बताया है कि सूर्य नमस्कार के जरिए 8 शासन होते हैं, जिसमें से एक आसान पर सांस लेने के साथ यह किया जाता है। यह यौगिक प्रक्रिया है। इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर डिजाइन पूरा प्रोग्राम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी तक 30 से 40 लाख का पंजीयन हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयुष मंत्रालय आगामी 14 जनवरी को वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम ज्यादा अहम होगा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। देश में बेलगाम कोरोना केस पे 27% की भारी उछाल। 24 घंटों में 2,47,000 से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन से 5,488 लोग संक्रमित। दिल्ली में पेयजल संकट। यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा। राजधानी के 40% इलाकों में सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में फिर से कोरोना का कहर। 27,561 नए मामले आए सामने। 40 मरीजों की मौत। बेसमेंट की खुदाई करते समय दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। लेंगे ताजा हालात की जानकारी।